स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का अगला टॉपिक। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं या पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस के नवीनतम वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक पर। इसका नाम है जलाशयों की महाविपत्ति या बंगाल का आतंक, जिसको अपन टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। तो ये है क्या? तो देखिए, ये जो बंगाल का आतंक है या जलाशयों की जो महाविपत्ति है, यानी जलाशयों के लिए बहुत बड़ी एक महाविपत्ति आ चुकी है। तो ये जो नाम है, ये बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल या बंगाल जलाशयों की महाविपत्ति, ये जो नाम है ये एक जलीय पादप है जिसका नाम है जलकुंभी, उसको दिया गया है। और जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम, वनस्पति का नाम होता है आइकोर्निया क्रेसिपिस। तो आइकोर्निया क्रेसिपिस, जिसको अपन जलकुंभी बोल रहे हैं, एक जलीय पादप होता है और इसको ही बंगाल का आतंक या जलाशयों की महाविपत्ति कहते हैं। देखिए, तो ये नाम जलीय पादप जलकुंभी आइकोर्निया क्रेसिपिस को दिया गया है, जिसे वाटर हायासिंथ भी कहते हैं। इसको वाटर हायासिंथ भी कहते हैं। वाटर हायासिंथ जो पानी के अंदर आपका ग्रोथ करने वाला है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाला एक प्लांट है। यह पादप ठहरे हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला एक खरपतवार होता है। इसे बंगाल के जो जलाशय हैं, अपने जो पश्चिम बंगाल थी उसके जो जलाशय हैं, तो होता क्या है कि ये जो जलकुंभी है, ये जैसे अपन ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जलकुंभी का जो पादप होता है वो तने द्वारा कायिक जनन करता है और उसके तने को अपन कहते हैं भुस्तारिका या ओपसेट। तो हमने उदाहरण पढ़े थे, आप उस चित्र को देख सकते हो कि किस तरह से जलकुंभी का पादप है, उसके के आधारी भाग से तने की शाखा निकलती है और वो तने की शाखा जहाँ पर पर्व संधि होती है वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें और कलिकाएं निकलकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। तो इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि ये ठहरे हुए पानी में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। तो अभी इसमें अगर इस जलकुंभी के प्लांट को देखें तो देखने पर बहुत अच्छा लगता है। इसके हरी हरी पत्तियाँ होती है और नीले और कुछ बैंगनी कलर के बहुत ही सुंदर इसके पुष्प आते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर, देखने में बहुत सुंदर एक पादप लगता है। तो हुआ क्या कि बंगाल के जलाशयों में इसके सुंदर पुष्पों और पत्तियों के कारण, इसके जो पुष्प और पत्तियां होती हैं बहुत सुंदर लगते हैं, तो उन सुंदर पुष्पों और पत्तियों के कारण इसे सबसे पहले उगाया गया था। तो बंगाल के जलाशयों में सबसे पहले इसको उगाया गया ताकि है वो जलाशय सुंदर लगे और उनमें वो पत्तियां हरी लगे और उसके जो पुष्प है वो बहुत सुंदर आकर्षक लगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखो, यह पादप कायिक जनन द्वारा बहुत तेजी से वृद्धि करके अल्प समय में ही पूरे जलाशय में फैल गया। अब ये कुछ ही समय में इसने कायिक जनन किया, तने के द्वारा, भुस्तारिका तने के द्वारा कायिक जनन किया और पूरे जलाशय की सतह पर फैल गया। और हुआ क्या, ये इतना ज़्यादा फैल गया कि जल की सारी ऑक्सीजन को इसने ख़त्म कर दिया, उस जल से ऑक्सीजन को खींच लिया। तो देखिए, इसने जल से ऑक्सीजन को खींच लिया। अब जल के अंदर जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जल के अंदर जो अन्य प्राणी रहते हैं वो फिर शोषण कैसे करेंगे? तो हुआ क्या है कि जल में ऑक्सीजन की कमी होने से जो जलीय जीव है, जैसे मछलियाँ हो या कोई केकड़े रहते हो या कोई झींगा मछली रहती हो, वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और इसी कारण से इसको जलाशयों की महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कह रहे हैं। वो आतंक इसलिए है क्योंकि अब इसका जो कंट्रोल है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। ये जैव विविधता के लिए अब खतरा साबित हो रहा है। इसको कंट्रोल करना मुश्किल है क्योंकि अगर इसको अपन पानी से हटाने का प्रयास करेंगे तो जैसे इसको अगर काटेंगे या तोड़ेंगे तो इसके जितने टुकड़े होंगे और वहाँ पर अगर पर्व संधि होगी तो वो फटाफट नया पादप का निर्माण कर लेगी। तो एक तरह से इसको नष्ट करना, इसको कंट्रोल करना अब बड़ा मुश्किल हो गया है और धीरे धीरे बंगाल से ये भारत के जो अन्य जलाशय हैं वहाँ पर भी फैल चुका है। तो एक तरह से उस पानी के जो जलाशय होता है वो उसके ऊपर ये पूरी तरह से छा जाता है, एक परत बना लेता है और उसकी पूरी की पूरी ऑक्सीजन को ये खींचकर ख़त्म कर देता है। जो जो बाकी के प्राणी और बाकी के जो जलीय पौधे होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और इसका कंट्रोल मुश्किल है। इसलिए इसको एक तो जलाशय की विपत्ति, महाविपत्ति बोल रहे हैं और बंगाल का आतंक बोल रहे हैं। तो अभी ये जिस जलाशय में फैल गया ना, तो
तो उसका कंट्रोल बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये इसकी विशेषता है कि ये बहुत तेज़ी से कायिक जनन करने वाला एक जलीय पौधा होता है। तो ये लगाया गया था सुंदरता के लिए, लेकिन आज ये एक समस्या बन चुका है, इसलिए इसको महाविपत्ति या बंगाल का आतंक बोल रहे हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये जलकुंभी को कहते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं टॉपिक, और वो है हमारा लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन, तो अब हमारा लैंगिक जनन पूरा हो चुका है। लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक जनन होता क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा जनन जिसमें एक से जीव, या तो एक ही जीव, ध्यान रखिएगा, या तो जैसे केचुआ होता है, केचुए के अंदर एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों ही होते हैं। तो या तो एक से जीव या विपरीत लिंग वाले। एक से जीव का मतलब होता है कई बार जीवों की संख्या बिल्कुल एक समान होती है, या अकेला ही जीव होता है, या दोनों के बिल्कुल समान से जीव होते हैं। तो एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव, जैसे नर आपको अलग लगेगा और मादा आपको अलग लगेगी। तो जो कुछ तो बिल्कुल नर और मादा अलग अलग होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा में पहचान नहीं कर सकते हैं। तो या तो एक से जीव या विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव नर और मादा युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसा जनन, तो आप सीधा ही लिख सकते हो इसको कि ऐसा जनन जिसके अंदर नर और मादा युग्मकों का निर्माण किया जाता है, जो आपस में मिलकर युग्मनज जाइकोट का निर्माण करते हैं, और जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। तो ये सीधी सी बात है कि इसमें नर और मादा जंतु शामिल होते हैं, वो युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मक मिलकर फिर जाइकोट या युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज आगे विकसित होकर एक नया जीव का निर्माण करेगा। आखिर लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें नर और मादा जनक शामिल होते हैं, यानी किसी एक के कारण लैंगिक जनन नहीं होगा, एक से नहीं होगा, दोनों की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो इसमें नर और मादा जनक शामिल होते हैं, इसकी पहली विशेषता है। इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ये इसकी दूसरी विशेषता। हम कह रहे हैं कि युग्मकों का निर्माण लैंगिक जनन में ही होता है। अब युग्मक बन गए, जब युग्मक को आपस में मिलन होगा, यानी युग्मकों के मिलन से युग्मनज जाइकोट का निर्माण होता है। चौथी विशेषता देखिए, लैंगिक जनन जनन की एक अच्छी विधि है। अब ये अच्छी विधि क्यों, ये प्रश्न कई बार आता है कि लैंगिक जनन की अच्छी विधि क्यों मानी जाती है। तो देखो, जिसके कारण जीवों में विभिन्नताएं आती है। विभिन्नताओं का मतलब है संतान अपने माता पिता के बिल्कुल समान नहीं होती है, और जो नई विभिन्नताएं आएगी, और विभिन्नताओं के कारण नई जाति का विकास होगा, और जो नई जाति आएगी वो नए गुणों वाली आएगी। ज़्यादा वो प्रकृति में, ज़्यादा भूमि में अनुकूलित ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा जिंदा रहने की उसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए लैंगिक जनन एक अच्छी विधि मानी जाती है, जिसके कारण जीवों में विभिन्नताएं आती है और नई नई जातियों का विकास होता है, उसका नई नई जातियों का निर्माण होता है। तो पांचवी विशेषता देखते हैं, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति प्रकृति में ज़्यादा अनुकूलन की योग्यता रखती है। ज़्यादा अनुकूलन का मतलब वो प्रकृति के साथ ज़्यादा एडजस्टमेंट करती है, उसके जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए लैंगिक जनन एक अच्छी विधि माना जाता है। और 6 नंबर विशेषता देख लेते हैं, लैंगिक जनन एक विस्तृत यानी बड़ी और एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें युग्मक बनते हैं, निषेचन होता है, जाइकोट बनता है, उसका विकास होता है। तो एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि लैंगिक जनन अगर करेगा तो ये धीमी गति से प्रक्रिया है। जैसे आपको उदाहरण दें एक आलू का, आलू के अगर आप बीज पुष्प लगेंगे उसमें, फिर बीज बनेंगे, फिर बीजों को उगा कर अपन आलू बोएंगे, तो कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे एक फसल आने में। लेकिन आलू के कंद से अपन जो आलू होते हैं उसकी जो आइज़ होती हैं, आँखें, उनको कटिंग करके अपन लगा सकते हैं, तो 3-4 महीने में आलू की फसल तैयार हो जाती है। तो लैंगिक जनन बहुत फास्ट चलता है, जबकि लैंगिक जनन वो धीमी प्रक्रिया है। तो ये लैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, एक जीव के जीवन चक्र में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, तो वो देख लेते हैं। देखो, एक जीव के जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं, तो जनन के संबंध में देखो, जनन के संबंध में ले रहे हैं अपन। जनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती है। वो कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती है? सबसे पहले अगर कोई जीव जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है किशोरावस्था में, या कायिक अवस्था आती है उसकी। या तो किशोर होता है, एडल्ट होता है, वयस्क होता है, या उसकी कायिक अवस्था होती है, वो अपने शरीर को बढ़ाता है। कायिक अवस्था जब पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात आती है जनन प्रावस्था, और जनन अवस्था जब समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात आती है वृद्धावस्था। तो पहले देखिए, कोई भी पौधा है
एक मान लीजिए एक पौधा देख लो, एक जंतु देख लो। एक प्लांट है, पहले वो अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे उसकी एक निश्चित आयु तक उसका शरीर बढ़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उसमें पहली बार पुष्प लगना चालू होते हैं। पुष्प लगने की प्रक्रिया का मतलब है उसमें जनन अवस्था आ गई है। तो कई बार तो ऐसे पौधे होते हैं जो जीवन में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करेंगे और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप होते हैं जो खूब बार पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं, फिर वापस कायिक वृद्धि करते हैं, फिर जनन अवस्था आते हैं, धीरे धीरे फिर वृद्धावस्था की ओर भी आगे चलते रहते हैं। तो ये 3 जीवों के अंदर 3 प्रमुख प्रावस्थाएं होती है उसके जीवन चक्र में। किशोरावस्था, जिसको अपन पादपों में कायिक अवस्था भी कह देंगे। उसके बाद में आती है जनन प्रावस्था और उसके बाद में आती है वृद्धा प्रावस्था। तीनों क्रम से चलेगी। तो पहले ले लेते हैं पर किशोरावस्था या कायिक अवस्था। किशोरावस्था कायिक अवस्था में होता क्या है कि किशोर होता है, कोई जीव किशोर बनता है, वयस्क बनता है, या उसके शरीर की ग्रोथ होती है। अभी जनन नहीं कर रहा है वो, केवल शरीर का जितना उसको शरीर बनाना होता है उतना शरीर बना लेगा। देखिए जैसे एक आप गेहूं के पौधे का उदाहरण देखो। तो गेहूं का पौधा एक निश्चित उम्र कुछ दिनों तक एक बार बढ़ता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसमें पुष्प लगना चालू हो जाते हैं। तो यानी जब वह अपने शरीर को बढ़ाता है तो वो कायिक अवस्था है, फिर उसमें पुष्प लगना चालू हो जाते हैं तो वो जनन अवस्था है। जब पुष्प में फल बनकर बीज पड़ जाते हैं तो वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। तो पहले अवस्था देखते हैं किशोरावस्था, कायिक अवस्था। देखो यह है जनन प्रावस्था से पूर्व की अवस्था, है जनन से पहले की आ रही है। इसमें जीव अपने शरीर या काय में समुचित वृद्धि करता है ताकि वह प्रजनन कर सके, प्रजनन के योग्य हो सके। इस अवस्था में जीव का आकार बढ़ता है, उसका आकार बढ़ जाएगा, साइज हो जाएगी फुल उसकी। उसके जनन अंग, उसके जो जनन अंग है जनन करने की क्षमता अर्जित करते हैं। धीरे धीरे वो जनन करने लायक बनने लगते हैं। भिन्न भिन्न जीवों में किशोरावस्था या कायिक अवस्था की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि सब जीवों में समान नहीं होती है कायिक अवस्था, अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है। जैसे एक वर्षीय पौधे होते हैं उनमें बहुत ही कम चलती है, बहुवर्षीय पौधों में काफ़ी दिनों तक चलती है, और जो निम्न किस्म के जंतु होते हैं उनमें कम होती है। उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें किशोरावस्था लंबी चलती है। तो ये अलग अलग अवधि होती है इसकी। पादपों में किशोरावस्था को कायिक अवस्था भी कहते हैं। देखो ये भी अपने कहा कि पादपों में जो किशोरावस्था होती है, यानी किशोरावस्था का मतलब है जवान होने या शरीर की बढ़ोतरी की जो अवस्था होती है वो कायिक अवस्था होती है। किशोरावस्था या कायिक अवस्था की समाप्ति के बाद ही जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। तो जब आपकी किशोरावस्था या कायिक अवस्था की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद ही जनन अवस्था प्रारंभ होती है, ये स्थिति आती है। तो ये तो थी अपनी किशोरावस्था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन जनन अवस्था। तो देखिए जनन अवस्था में क्या होता है। तो जनन अवस्था में देखिए इस प्रावस्था में जीव जनन के सक्षम होते हैं, मतलब जनन करने का सक्षम हो जाता है, जनन कर सकता है। तो होता क्या है इसमें नर और मादा युग्मकों का निर्माण होने लगता है। भाई जनन प्रावस्था में जनन करेगा तो नर और मादा युग्मक बनेंगे। जैसे जैसे पादपों में पुष्प उत्पन्न होने लगते हैं। पौधे जनन में जनन चक्र कब पता लगेगा अपन कि पौधे जनन अवस्था में प्रवेश कर गए, कि जब उसमें पुष्प आने लग जाएंगे। और जंतुओं में क्या होगा, नर और मादा युग्मक बनने लगते हैं। तो ये जनन अवस्था में प्रवेश कर गए। अब पादपों में जनन अवस्था की बात कर लेते हैं पहले। देखो इम्पोर्टेंट है ये। तो पादपों में प्लांट्स में जनन अवस्था की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है, सब पादपों में समान नहीं होती है। देखिए अधिकतर बहुवर्षीय जो पादप होते हैं, अधिकतर बहुवर्षीय पादप प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम में ही पुष्प धारण करते हैं। जैसे आप कोई भी, जैसे आम का पौधा देख लो, आप नीम का पौधा देख लो, आप शीशम का पौधा देख लो, आप बड़ या बरगद का पौधा देख लो। जो बहुवर्षीय पादप होते हैं वो साल में एक ऐसा मौसम आता है जब वो पुष्प धारण करते हैं या उनमें पुष्प उत्पन्न होते हैं, फिर उनमें फल बनते हैं और उनमें बीज उत्पन्न होते हैं या वो बीज उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, पॉलीकार्पिक पादप कहलाएंगे। ये याद रखिएगा, पॉलीकार्पिक पादप कहलाएंगे। यानी अपने जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक विशेष मौसम के अंदर वो पुष्प धारण करेंगे, और यानी जब तक उनका जीवन काल पूरा नहीं होता है तब तक बहुत बार वो पुष्प उत्पन्न करेंगे, बहुत बार फल बनाएंगे और बहुत बार बीज बनाएंगे। तो ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक का पोली का मतलब अनेक,
पोली का मतलब क्या हुआ, अनेक, और कार्पिक का मतलब होता है फल। तो ये अपने जीवन काल में अनेक फल बनाएंगे, उसमें फल में बीज पड़ेगा, और फल कब बनेगा, जब पुष्प उत्पन्न होंगे। जैसे इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, आम, सेब, नींबू, संतरा, अंगूर, नारियल, ये खूब सारे आपके जो इम्पोर्टेंट किताब में उदाहरण दे रखे हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे होते हैं जो पॉलीकार्पिक होते हैं, अपने जीवन काल में बहुत बार पुष्प उत्पन्न करते हैं और बहुत ही बार फल बनाते हैं। लेकिन अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और फिर नष्ट हो जाएंगे, देखो मर जाएंगे। तो एक बार पुष्प धारण करते हैं और फिर मतलब ऐसे पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं और फिर फल व बीज बनाकर मृत हो जाते हैं। ऐसे पादपों को अपन मोनोकार्पिक कहेंगे। मोनो मतलब एक, कार्पिक का मतलब फल, एक ही बार फल बनाएंगे। ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, मोनोकॉर्पिक प्लांट। जैसे गेहूं का देखो, गेहूं में एक ही बार पुष्प आएंगे, फिर गेहूं की फसल पूरी सूख जाएगी। इसी तरह से जौ है, इसी तरह से चावल है, इसी तरह से मूली है, इसी तरह से गाजर है। एक ही बार इसके अंदर जीवन काल में एक ही बार पुष्प आएंगे। तो जब कोई एक ही बार पुष्प धारण करेगा, इसका मतलब एक ही बार फल बनेगा, एक ही बार फल बनेगा मतलब एक ही बार बीज बनेगा। तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, मोनोकॉर्पिक प्लांट कहलाएंगे। तो ये मोनोकॉर्पिक पॉलीकॉर्पिक प्लांट होते हैं। कुछ बहुवर्षीय, देखो कुछ स्पेशल और पढ़ते हैं इसके अंदर। कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे बांस की जाति के पादप, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे बांस के पौधे होता है, सबने देखा होगा कि ये बहुवर्षीय पादप होता है, काफ़ी लंबा जाता है। और बांस एक घास है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये विश्व की सबसे लंबी घास है। कोई आपको पूछ लेगा वृक्ष है या झाड़ी है या घास है, तो ये घास होता है। बांस क्या है, एक घास है, ग्रास है, और विश्व की सबसे लंबी ये घास होती है। तो कुछ बहुवर्षीय पादप जैसे बांस की जाति के पादप पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्षों तक कायिकावस्था में रहने के बाद, देखो इनके कायिकावस्था कितनी ज़्यादा लंबी है। मतलब बांस की कुछ ऐसी जातियाँ होती है, अपन अभी मेलोकाना पढ़ेंगे, तो उसमें वो जाति 50 से 100 वर्ष तक कायिकावस्था में रहती है, यानी उसमें नई नई पत्तियाँ आती रहती है और वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और उसके बाद एक बार केवल 50 से 100 साल तक कायिकावस्था में रहने के बाद भी केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में पुष्प पैदा करते हैं। ये इनकी विशेषता है, एक ही बार पुष्प मिलेंगे, एक ही बार मौका मिला इनको पुष्प उत्पन्न करने का, तो कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में पुष्प उत्पन्न कर दो। तो ये इनमें जो पुष्प लगेंगे वो पौधे पर पुष्प पुष्प दिखेंगे आपको, बहुत बड़ी संख्या में पुष्प लगते हैं। एक ही बार हमें मौका मिला है तो क्यों ना बहुत बड़ी संख्या में पुष्प को उत्पन्न कर दिया जाए। और जब पुष्प बनेंगे तो ये फल भी बनेंगे, तो और फिर ये फल बनाकर मृत हो जाते हैं, फिर इनकी जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो देखिए मरते मरते भी ये बहुत बड़ी संख्या में पुष्प उत्पन्न करके फल बना जाते हैं ताकि इनका वंश चलता रहे। ऐसी एक जाति का उदाहरण है मेलोकाना बेम्बुसोइडी। ये एक बांस, बेम्बू बोलते हैं फिर बांस को, तो मेलोकाना बेम्बुसोइडी इसकी एक पादप है जो कि 100 वर्षों तक भी कायिकावस्था में रहने के बाद एक बार बहुत बड़ी संख्या में पुष्प उत्पन्न करता है। फिर देखते हैं अपन, देखो नीलाकुरेंजी। नीलाकुरेंजी बहुत ही महत्वपूर्ण पादप है। नीलाकुरेंजी क्या है, नीलाकुरेंजी, कुरिंजी, नीला का मतलब नीले कलर के इसमें पुष्प आते हैं, नीले कलर के, कुछ वाइट कलर के। इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये याद रखिएगा। ये एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक पादप है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर आकर्षक एक नीले रंग का पुष्प आता है। तो ये देखिए कहाँ होता है, ये हमारा जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता अपन पढ़ने जा रहे हैं कि नीलाकुरिंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये याद रखिएगा नाम। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नामक पादप दक्षिणी भारत में पाया जाता है मुख्यतः, और जो पश्चिमी घाट होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिलता है। जो 12 वर्षों में, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। अब देखिए ये इस अवधि को किस तरह से याद करता है, 12 वर्षों तक ये कायिकावस्था में रहेगा और फिर एक बार पुष्प उत्पन्न करेगा। तो ये फिक्स है
कि 12 वर्ष में रहने के पश्चात फिर नेक्स्ट 12 वर्षों के बाद ये पुष्प उत्पन्न करेगा। तो जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है और ये नीले रंग के सुंदर पुष्प उत्पन्न करता है। नीले उसके जो बॉर्डर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो बहुत ही सुंदर ये पुष्प होता है। इसके पुष्प उत्पन्न करने पर जो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसके जो पहाड़ी भाग है और मुख्यतः जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी देखो इसका नाम ही नीला है और इसी पुष्प के कारण इसका नाम नीलगिरी पड़ा है। तो जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, वो पूरे नीले रंग के पुष्पों की चादर से ढक जाती है हर 12 साल में एक बार। तो पूरे पर्वत नीले रंग के दिखाई देते हैं, तो बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों सैलानी आकर्षित होते हैं और हजारों सैलानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के इन पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये हर 12 साल से इन राज्यों को आय का एक प्रमुख स्रोत भी मिलता है। तो ये है नीलाकुरिंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जो कि 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है और अपने दक्षिणी भारत के जो पश्चिमी घाट के जो राज्य हैं और जो तमिलनाडु है उसके पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से ये पाया जाता है और पूरा पर्वत नीले रंग के पुष्पों से ढक जाता है। इसको देखने के लिए इतना सुंदर लगता है कि कई सैलानी वहाँ पर, हजारों सैलानी वहाँ पर हर 12 साल में जब भी खिलता है ना तब देखने को जाते हैं। अभी देखो पिछली बार 2018 में, ये याद रखिएगा, पिछली बार 2018 में जुलाई से अक्टूबर तक ये एक सीज़न चला था। 2018 में जुलाई से अक्टूबर तक इसके पुष्प खिले थे, नीलाकुरिंजी के पुष्प खिले थे। जो नीलाकुरिंजी है उसके पुष्प खिले थे। अब आगे देखिए, ये 2018 में ये पुष्प उत्पन्न कर चुका है, इसलिए 12 साल बाद में जाके पुष्प उत्पन्न करेगा। मतलब अब ये आगे 2030 में इसके पुष्प खिलेंगे और वो भी लगभग जुलाई से अक्टूबर के बीच में। तो 2018 से पहले 2006 में इसके पुष्प खिले थे, 2006 में। तो 2006 में 12 जोड़ते हैं तो 2018 में भी इसका पुष्प खिले थे और पूरी ये जो पहाड़ियाँ थी वो नीले रंग में रंग गई थी। अब फिक्स है कि ये 2030 में जाकर पुष्प उत्पन्न करेगा। तो ये हमने अभी तक अपना लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा है। और एक इसके अंदर और देख लेते हैं अपन ये तो पौधों की जनन प्रावस्था हो गई, अब जंतुओं की जनन प्रावस्था और देख लेते हैं और इस जनन की प्रावस्थाओं को कंप्लीट करते हैं। तो ये है जंतुओं की जनन प्रावस्था। तो देखिए जनन काल के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, जैसे मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ इसको बोलेंगे। मौसमी प्रजनक जंतु कौन से होते हैं? जो एक विशेष मौसम में ही अपने अंडे देते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे जंतु जो वर्ष के एक विशेष मौसम में ही जनन करते हैं, जैसे मेंढक है, छिपकली है, अधिकतर पक्षी ये एक विशेष मौसम में अंडे देंगे, उनका निषेचन होगा। तो ये मौसमी प्रजनक या ऋतुनिष्ठ प्राणी कहलाते हैं, जो विशेष मौसम में ही काम करेंगे। सतत प्रजनक का मतलब है, सतत प्रजनक का मतलब है लगातार, कभी भी, साल में कभी भी जनन कर सकते हैं। तो ऐसे जंतु जो वर्ष के किसी भी समय में जनन कर सकते हैं, जैसे स्तनधारी, गाय, भैंस, मानव भी इसका उदाहरण देखिए। मुर्गियां हैं, चूहे हैं, वानर है, खरगोश है, ये सब भी सतत प्रजनक के उदाहरण है। ये किसी भी समय, साल में किसी भी समय जनन कर सकते हैं, मतलब इनमें जनन चक्र चालू ही रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये बड़े आकार के जानवर होते हैं और अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए सतत प्रजनक ये होते हैं। नोट देखो, नेक्स्ट है अपना अपरायुक्त जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें अपरा होती है प्लेसेंटा। अपरायुक्त स्तनधारियों की मादा जंतु के अंडाशय में अनेक चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। तो मादा जानवर होता है उसके अंडाशय में अनेक चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात उसमें अंडे बनते रहते हैं और कई तरह के हार्मोन भी बनते हैं। तो जैसे अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कई बार कहते हैं कि मादा के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं या उसके अंदर अंडाणु बन रहे होते हैं। तो ये एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, कई चक्रों से ये काम होता रहता है। तो उसमें कई चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। ये चक्रीय परिवर्तन दो तरह के होते हैं देखो मादा के अंदर। एक तो होता है मध्य चक्र, जिसको ओइस्ट्रस साइकिल बोलते हैं अपन, ओइस्ट्रस साइकिल। ये किस में होता है? ये देखो मध्य चक्र जो होता है ये नॉन प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में पाया जाता है। नॉन प्राइमेट कौन और प्राइमेट कौन है, तो वो अपना उदाहरण के द्वारा समझ लेंगे भी। ये मध्य चक्र नॉन प्राइमेट स्तनधारियों की मादाओं में पाया जाता है, जैसे गाय है,
भैंस है, भेड़, बकरी, चूहे, हिरण, कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, जो भी जानवर है, ये सब नॉन प्राइमेट कहलाते हैं। तो इनमें जो जो चक्कर चलता है वो मध्य चक्र कहलाता है। तो ये सब नॉन प्राइमेट्स होते हैं। मध्य चक्र में होता क्या है, मध्य चक्र के दौरान मादा के रक्त में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके संभोग की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये जो जानवर होते हैं इनमें जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ता है, संभोग करने की इच्छा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, जो मादा जंतु होती है वो नर जंतु के संपर्क में आती है और फिर उनमें निषेचन होता है और मादा के जनन मार्ग से एक विशेषता हो रहा है कि जो मादा होती है उसके जनन मार्ग से किसी भी तरह का रक्तस्राव या ब्लीडिंग नहीं होता है। तो ये मध्य चक्र है, नॉन प्राइमेट में चलता है। अब दूसरा चक्कर देख लेते हैं, ऋतुस्राव चक्र, जिसको रज चक्र भी बोलते हैं या मासिक धर्म भी बोलते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसको शॉर्ट में अपन एमसी भी कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र या रज चक्र, ये चक्र देखो प्राइमेट स्तनधारी, प्राइमेट कौन है, जो बंदर होते हैं, लंगूर जिनको एप्स भी कहते हैं, और जो मनुष्य हैं वो इनमें पाया जाता है। तो बंदर होते हैं, लंगूर जो लंबी पूंछ वाले काले मुंह के होते हैं वो लंगूर, और मनुष्य ये प्राइमेट्स कहलाते हैं। प्राइमेट्स का मतलब होता है फर्स्ट रैंक वाले, यानी जो सबसे टॉपर है, फर्स्ट रैंक है, जिनमें मस्तिष्क का आयतन बहुत बड़ा है और ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, तो वो बंदर, लंगूर और मनुष्य ही है। तो इनको प्राइमेट्स बोला जाता है। अब इनमें जो चक्कर चलता है, जनन चक्र या जो अंडाशय के अंदर जो चक्कर चलता है, वो उस चक्कर का नाम है ऋतुस्राव या रज चक्र। तो ये इनमें पाया जाता है और इसमें प्रजनन मार्ग से देखो रक्तस्राव होता है और प्रत्येक महीने लयबद्ध रूप से ये चक्कर चलता रहता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मानव में एमसी का जो पीरियड होता है वो 28 डेज़ का होता है। कितना होता है? 28 डेज। तो इसमें क्या होता है, रक्तस्राव होता है थ्रू द योनि, वेजाइना के द्वारा रक्तस्राव, जिसमें जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो बाहर निकलने लगती है और फिर नई बनने लगती है। प्राइमेट में नॉन प्राइमेट में फ़र्क है कि नॉन प्राइमेट में रक्तस्राव नहीं हो रहा है, इसमें रक्तस्राव हो रहा है। उसमें संभोग की तीव्र इच्छा होती है, इसमें संभोग की कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। और फिर जब अब इसी के साथ देखो ये जनन अवस्था अपनी कंप्लीट हो गई है और जनन अवस्था के बाद में आ जाती है वृद्धावस्था। तो वृद्धा का मतलब है बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के अंदर तो देखिए शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर होने लगती है। तो यह जनन प्रावस्था की समाप्ति के बाद की अवस्था है, जिसमें किसी जीव के शरीर में चलने वाली उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती है। मंद का मतलब धीमी होने लगती है। उसकी जो उपापचयी क्रियाएं थी जिससे शरीर बनता है, वो सारी प्रक्रियाएं धीमी गति से होने लगती है। और अपगठन की जो प्रक्रिया है, जिससे शरीर कमज़ोर होता है, वो बढ़ने लगती है, जिससे जीव के जो देह होता है, शरीर होता है, उसके विभिन्न अंगों व ऊतकों की कार्य क्षमता कमज़ोर होने लगती है और जीव धीरे धीरे अपने प्राकृतिक मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। तो ये वृद्धावस्था होती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आज हमने बंगाल के आतंक के बारे में पढ़े हैं और जो लैंगिक जनन है उसकी विशेषता और लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। एक तो देखिए ऋतुस्राव और मध्यचक्र के बारे में प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। एक सतत प्रजनन मौसमी प्रजनन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, वो आ सकता है। और अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन। एक प्रश्न ये आता है नीलाकुरिंजी वाला, कन्फर्म है। यहाँ से एक बहुत बार प्रश्न आता है कि नीलाकुरिंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कितने सालों से पुष्प उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट जो ईयर कब ये उत्पन्न करेगा, तो 2030 में ये उत्पन्न करेगा। मोनोकार्पिक और आपके पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और कायिकावस्था, पौधों में किशोरावस्था को क्या कहते हैं। कायिकावस्था लैंगिक जनन की विशेषताएं और इसकी परिभाषा याद रखना है। और ऐसी कौन सी पादप जाति है जो लगभग 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करती है और बहुत भारी संख्या में पुष्प उत्पन्न करती है, तो वो बांस की जातियाँ होती है। जैसे उदाहरण है मेलोकाना बेम्बुसोइडी। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपने जो लैंगिक जनन से संबंधित जो प्रमुख घटनाएं होती है, क्या क्या होता है लैंगिक जनन में, उसके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जो विद्यार्थी अपने चैनल को देख रहे हैं, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करें अपने चैनल को और कमेंट ज़रूर भेजें। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे तो भी कमेंट भेजें, और अगर आपको उसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि सुधार की गुंजाइश है तो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर भेजें। पसंद आए या नहीं आए कमेंट ज़रूर भेजें कि जिससे मैं अपेक्षित सुधार कर पाऊँ। ओके।
धन्यवाद।